हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन. परफेक्ट. सो जिनका भी नवंबर 24 फरवरी 25 में एग्जाम है, ऑब्वियसली एग्जाम इज वेरी क्लोजेस्ट. नवंबर के लिए तो बस आने वाला है. इट जस्ट अराउंड 10 days टू गो. मतलब बिकॉज दिस क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड एज ऑन 2 November. तो अब तो आपका एग्जाम आने वाला ही है. 13-14 से स्टार्ट हो रहा है. तो आई होप आपका जो व्हाट यू से ओवरऑल सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है. एंड अभी आपका रिवीजन चल रहा है. एंड द बेस्ट वे टू रिवाइज इज थ्रू द क्वेश्चंस प्रैक्टिस. बिकॉज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई गेट एवरी टाइम फ्रॉम द स्टूडेंट कि सर पूरा का पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया अच्छे से, बट रिवाइज कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिविजन शुड बी डन थ्रू द क्वेश्चंस प्रैक्टिस. और अपने इस क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी तक अपना 230 क्लोज टू क्वेश्चंस हो गया है. एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. यू कैन जस्ट सर्च फॉर द प्लेलिस्ट फॉर CFA लेवल 1 एंड आपको 230 क्वेश्चंस मिलेगा. एंड वो जो क्वेश्चंस है सारे के सारे एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव है, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट. मेरा खुद का क्वेश्चंस नहीं है उसके अंदर में. दोज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो सारा क्वेश्चंस एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव है. तो अगर आपने रिविजन स्टार्ट नहीं किया है, रिवाइज कर रहे हो, तो वो सब सारा क्लासेस आप देख सकते हो. बिकॉज वहां से जो वैल्यू एडिशन होगा इन टर्म्स ऑफ रिविजन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, दैट विल बी वेरी क्विक. क्योंकि अपना ऑब्जेक्टिव इज नॉट ऑलवेज टू जस्ट गेट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के साथ अपना ऑब्जेक्टिव है कि अपने जो टॉपिक है उसको क्या करें, साथ बाई साथ रिवाइज करते जाए. तो 230 क्वेश्चंस है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ मिक्स ऑफ इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, QM, एथिक्स, सब मिक्स करके है. QM के अंदर में आई हैव अपलोडेड 20 क्वेश्चंस. बट अगेन स्टूडेंट का आस्क है कि सर थोड़ा और क्वेश्चंस करिए QM का, क्योंकि QM अभी भी वीक है. तो मैं बोला चलो ठीक है, QM को कंटिन्यू करते हैं, अपने और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं. तो आज के क्लास में अपना टारगेट होगा 10 क्वेश्चंस ऑफ द QM. उसके बाद एक और क्लास में करूंगा जहां पे अपने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो 20 अपना ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, 20 अभी और अपने करने वाले हैं. परफेक्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. QM question number 1. An investor is considering buying a US treasury bill. If you remember in fixed income कि सर जो अपने बिल्स होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म. देन होता है T नोट्स, दैट इज फॉर मिड टर्म. और एक होता है बॉन्ड्स, T बॉन्ड, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म. तो इन्वेस्टर क्या परचेज करने का प्लान कर रहा है? कंसिडरिंग टू बाई अ US ट्रेजरी बिल्स. इफ द रियल रिस्क फ्री रेट इज 1%. रियल वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइम प्रेफरेंस. इट डज नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन. रियल के अंदर में क्या इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड नहीं है. इज इट फाइन? टाइम प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि सर अगर अपने पास 100 रुपीज है, आज कंज्यूम करे या फ्यूचर में कंज्यूम करे. क्योंकि आज अगर आप कंज्यूम कर लोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अर्न ऑन दैट मनी. बट इफ यू कंज्यूम इन फ्यूचर, तो सर आज वो पैसा को कहीं इन्वेस्ट करके विल बी एबल टू अर्न एक्स अमाउंट ऑफ मनी. तो बोला इफ द रियल रिस्क फ्री रेट इज 1% एंड द इन्फ्लेशन प्रीमियम इज 2%, व्हाट इज द नॉमिनल रेट? 1 + 2, 3%. The investor's opportunity cost of failing to make this investment is closest to, means if the investor is not able to invest, rather he will consume. तो सर what is the opportunity cost? वो क्या चीज लूज करेगा, वो क्या चीज अर्न नहीं कर पाएगा? 1 + 2, 3% वो अर्न नहीं कर पाएगा. तो उसका opportunity cost will be 3%. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर एक में 1 है, बी में 2 है और ऑप्शन नंबर सी में 3 है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इज दैट फाइन? वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. An investor records the following information and transactions for a stock. Year, price per share at beginning of the year, cash flow at beginning of the year. तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1 2 3, प्राइस पर शेयर बिगनिंग ऑफ ईयर दिया हुआ है 100 करके, और कैश फ्लो बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है 100 यूज टू परचेज 1 शेयर, 9 रिसीव्ड इन डिविडेंड एंड नॉट री इन्वेस्टेड, 100 रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग 1 शेयर. तो बोला कि 1 शेयर परचेज करने का $100 लग रहा है. सेकंड में 9 आपको डिविडेंड रिसीव कर रहे हो आप, एंड री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो. इज इट फाइन? और उसके बाद अपने शेयर को बेचा एंड यू विल गेट व्हाट? $100. द इन्वेस्टर MWROR इज क्लोजेस्ट टू. व्हाट इज MWROR? IRR. MWROR क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. चलिए कैलकुलेट करते हैं. कैश फ्लो मोड एक्टिव करो. कैश फ्लो मोड, कैश फ्लो सेकेंड क्लियर वर्क, कैश फ्लो CF0 इज 100 नेगेटिव. ये 100 आपका आउटफ्लो है. इंटर एरो डाउन, C01 9 जो आपको डिविडेंड मिला है इनफ्लो. इंटर एरो डाउन, F01 जो है 1 रहने दो, C02 इज 100 आपको रिसीव हुआ है 100 पॉजिटिव. इंटर एरो डाउन, प्रेस IRR, उसके बाद यू हैव टू प्रेस कंप्यूट. 4.601%, 4.6% रफली.
तो 4.4, 4.5, 4.6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The null hypothesis for the F distributed test statistic in a simple linear regression model tests whether the, तो बोला सर F distribution में null hypothesis क्या होता है. सबसे पहला सर अपने F टेस्ट में क्या चीज अपने टेस्ट करते हैं F टेस्ट में इन केस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन कि सर जो स्लोप कोफिशिएंट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं. B1 हैट जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है नहीं, ये अपने टेस्ट करते हैं. इज इट फाइन. तो यहां पे क्या पूछा आपने से, नल हाइपोथेसिस. ओके, तो अपने पहले लिखेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. B1 हैट इज नॉट इक्वल टू 0, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है मतलब नॉट इक्वल टू 0. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, डिफरेंशियल फिगर मींस B1 हैट इज इक्वल टू 0, स्लोप कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0. ये हो गया मेरा नल हाइपोथेसिस. इज इट फाइन. तो पहला आपको ये सोचना है, सेकंड ये सोचना है. ये क्या सोचना है, जो चीज आपको टेस्ट करना है. तो एफ टेस्ट में अपने क्या टेस्ट कर रहे हैं कि सर B1 हैट या स्लोप कोफिशिएंट जो है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है क्या. तो इट इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब B1 hat is not statistically significant. Null hypothesis. Question is about null hypothesis. Test whether the slope is equal to 0. Yes, slope is equal to 0. Slope. Intercept is equal to 0. Intercept तो B0 hat होता है. Slope is not equal to 0. ये alternative hypothesis हो गया. ठीक है. Option number A is correct. Next, question number 4. Which of the following is most likely used to detect sentiment shifts in an analyst कॉमेंट्री. बोला कि सर क्या चीज जो एनालिस्ट कमेंट कर रहे हैं ना अबाउट एनी स्टॉक, क्या चीज डिटेक्ट कर रहा है उसका सेंटिमेंट शिफ्ट हो रहा है कि नहीं. सेंटिमेंट शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि थिंक आई एम एज अ एनालिस्ट और मैं कोई न्यूज चैनल पे आता हूं और मैंने बोला जोमैटो को होल्ड करके रखो, जोमैटो को होल्ड करके रखो. ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, मन से बोल रहा हूँ जस्ट टू एंश्योर कि आप एग्जाम्पल समझ पाओ. मैंने बोला न्यूज चैनल पे आके कि जोमैटो को होल्ड करके रखिए. ठीक है. अब ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स है वो लोग जिन मतलब जो एनालिस्ट का बात सुन रहे हैं अकॉर्डिंगली दे आर एक्टिंग. तो सर आप होल्ड कर लिया, आप लोग ने होल्ड कर लिया एज ए इन्वेस्टर. मैंने बोला होल्ड करके रखो. उसके बाद में नेक्स्ट से 4-5 डेज के बाद आया क्वार्टरली रिजल्ट्स आया और उसके बाद मैंने बोला इसको होल्ड करके रखना है बिकॉज दे आर एबल टू बीट इट्स कॉम्पिटिटर. अपना जो कॉम्पिटिटर है ना उसको बीट कर पा रहा है. उसके बाद में वापस से नेक्स्ट से मंथ में आया और बोला कि सर जो कंपनी है उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है. तो ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या चीज आपको सेंस आ रहा है कि होल्ड करके रखे या और बाई करे. जो मैंने 2-3 इंस्टेंस बोला कि सर अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जो मेरा सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या फील आ रहा है, बाई करने का. ऑब्वियसली आई एम नॉट टेलिंग आउटराइटली बट आपको फील तो आ रहा है ना कि सर बाई करना है. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली detect sentimental shifts in an analyst's commentary. I have not told explicitly to buy, I have told to hold, but उसके बाद मैं अलग अलग पॉजिटिव कमेंट कर रहा हूं अबाउट द सेम स्टॉक. So there is a obviously sentiment shift buy, but I'm not telling outrightly. How you will detect? सबसे पहला टोकनाइजेशन. बिल्कुल भी नहीं. टोकनाइजेशन मतलब क्या होता है, ओनरशिप ऑफ द फिजिकल एसेट्स लाइक रियल एस्टेट. जो रियल एस्टेट है ना फिजिकल एसेट उसका ओनरशिप राइट दैट इज विल बी इन द फॉर्म ऑफ टोकनाइजेशन. सेकंड इज डेटा क्यूरेशन. एकदम रॉन्ग, मतलब इससे तो कोई मतलब ही नहीं है. डेटा क्यूरेशन मतलब क्या हुआ, आपने डेटा कलेक्ट किया उसको क्लीन किया जस्ट टू एंश्योर एक्यूरेसी रहे डेटा के अंदर में. ठीक है. नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. यस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. जो एनालिस्ट बोल रहा है कमेंट कर रहा है सर उसका जो मतलब वो जो स्पीच है ना वो प्रोसेस होके जो सेंटिमेंट्स है उसको क्या कर रहा है, बता रहा है इन्वेस्टर को कि ये पर्सन बोला था होल्ड करने के लिए बट अब ये बाई करने नहीं बोल रहा है, बट स्टिल आप उसके जो सेंटिमेंट है उसको समझ पा रहे हो एज ए इन्वेस्टर. इज इट फाइन. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली used to detect sentiment shift in an analyst's commentary? Option number C, natural language processing. Next, question number 5. An investor has 3 options for receiving payments from an investment. 3 ऑप्शन है. क्या क्या? ऑप्शन नंबर 1, a single payment of $1,36,000 today. बोल रहा आज सिंगल पेमेंट आप रिसीव कर लो एज ऑन टुडे 1,36,000.
ऑप्शन नंबर 2, 30 एनुअल पेमेंट्स ऑफ 12,000 बिगनिंग 1 ईयर फ्रॉम टुडे। बोला 30 एनुअल पेमेंट्स लो आप 12,000 12,000 12,000 करके 30 टाइम्स बिगनिंग 1 ईयर फ्रॉम टुडे, 1 ईयर से। ऑप्शन नंबर 3, 20 एनुअल पेमेंट ऑफ 13,000 बिगनिंग टुडे, आज से 0th पॉइंट ऑफ टाइम से आप 13,000 करके लो 20 एनुअल पेमेंट्स। इफ द एनुअल डिस्काउंट रेट इज 8%, द ऑप्शन विद द हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू इज, बोला कि कौन से ऑप्शन में से सबसे ज्यादा आज के दिन वैल्यू आएगा। तो सबसे पहला तो 1,36,000 है। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, इसका पीवी निकालो, पीएमटी, सेकेंड क्लियर वर्क, सेकेंड क्लियर टीवीएम, तो 12,000 पीएमटी, 30N और 8I/Y सीपीटी पीवी, 1,35,093 लिख लेता हूं एक बार। हाँ, तो ऑप्शन वन में तो 1,36,000 है, ऑप्शन 2 में 1,35,093, ऑप्शन 3 भी चेक कर लेते हैं। 20 एनुअल पेमेंट्स ऑफ 13,000 बिगनिंग फ्रॉम टुडे, बिगनिंग टुडे मतलब क्या हो गया, ये बीजीएन मोड लगाना है, बिगनिंग टुडे, इज इट फाइन? सर एंड मोड से कर सकते हैं, बट एक बार आप बीजीएन मोड करो, उसके बाद मैं एंड मोड पे भी आपको चेक करवा दूंगा सेम आंसर। सेकंड क्लियर टीवीएम कर लो। सर कैसे करना है, सेकंड पीएमटी वाला बटन दिख रहा है, बीजीएन, फिर सेकंड एंटर, ठीक है, आई होप एक्टिव हो गया होगा। सेकंड क्लियर टीवीएम, तो 13,000 पीएमटी, 20N, 8I/Y सीपीटी पीवी, 1,37,000, 1,37,847। तो सर किसमें उसका सबसे ज्यादा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सर इसी चीज को प्लीज एक बार एंड मोड से भी दिखा दीजिए ना, देख लो, सेकंड बीजीएन, सेकंड एंटर, एंड मोड पे आ जाओ, बाहर आ जाओ, और पहले इमेजिन करो क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 तक, और आपको कितना मिल रहा है, 13,000 करके, 13K 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 ऐसे करके। तो सर अगर अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से 20 तक पीवी करेंगे तो सर वो कब आएगा, एक साल पहले, मतलब 0th पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट कितना आएगा, 19, यहाँ पे मेरे को 19 लिखना चाहिए था, क्योंकि 0 पे भी ले लिया ना अपने, तो 0 से 19। तो सर अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड मोड में पीएमटी करेंगे 13,000, एन करेंगे 19, I/Y 8 सीपीटी पीवी। वो जो पीवी आया दैट इज कमिंग एज ऑन 0th ईयर, बट सर ये 13,000 तो नहीं है, उसको ऊपर से ऐड कर लीजिए। चीज समझ में आ रहा है, 13,000 का पीवी नहीं करना, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी स्टैंडिंग एज ऑन 0th ईयर। करते हैं 13,000 पीएमटी, 19N, 8I/Y सीपीटी पीवी, 135,874.5 आ रहा है, प्लस माइनस प्रेस करो, प्लस 13,000, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ज्यादा आ रहा अमाउंट, 1,48,000, 20 एनुअल पेमेंट्स है ना, 13,000 बिगनिंग फ्रॉम टुडे। एक बार मैं वापस से चेक कर रहा हूँ, सेकेंड क्लियर टीवीएम, 13,000 पीएमटी, 19N, 8I/Y, 8 है ना, I/Y या सीपीटी पीवी, 1,24,000, 1,24,000 आ रहा है, प्लस 13,000, 1,37,847, परफेक्ट, 1,37,847, इज इट फाइन? बीजीएन मोड एंड मोड दोनों से आपको क्लियर करवा दिया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रॉयज सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया, रॉयज सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, अगर कोई को याद है तो, एक्सपेक्टेड रिटर्न या रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस आरएफ, सॉरी आरमिन, आरमिन था, शार्प रेशियो में था आरएफ, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो में कि सर ये मिनिमम जो थ्रेशोल्ड है ना, मिनिमम ये तो अन करना ही है, उसके ऊपर अगर आप अन कर रहे हो, वेरी गुड, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, इज इट फाइन? क्वेश्चन क्या पूछा है, रॉयज सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया इवैल्यूएट्स ओनली द डाउनसाइड रिस्क, येट यस इट इवैल्यूएट्स ओनली द डाउनसाइड रिस्क, क्यों? क्योंकि सर इट टारगेट्स की जो प्रोबेबिलिटी है डाउनसाइड का वो कम से कम हो, क्योंकि आर मिन है ना। सर मिनिमम मेरे को कितना चाहिए, मिनिमम आपको से चाहिए 8%, एक्सपेक्टेड आप अर्न कर रहे हो 12%, 12 माइनस 8, तो 8 के नीचे गया देन देयर इज अ डाउनसाइड रिस्क। तो बोला इवैल्यूएट्स ओनली डाउनसाइड रिस्क, यस यूजेस सेमी डेविएशन एज अ रिस्क मेजर, नो इट डज नॉट यूज सेमी डेविएशन, डाउनसाइड रिस्क थोड़ी यूज करता है, मतलब नीचे में वो तो सॉर्टिनो रेशियो यूज करता है, सॉर्टिनो रेशियो याद है तो आपको।
assumes asset prices are normally distributed. No, asset prices थोड़ी normally distributed होता है, asset return normally distributed होता है. सर क्यों? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? ऐसा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी. तो सर क्या एसेट प्राइस नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. एसेट रिटर्न नेगेटिव हो सकता है? यस. एसेट प्राइस नेगेटिव थोड़ी होगा, मिनिमम तो जीरो होगा ना. इज इट फाइन? assumes asset prices are normally distributed. Wrong. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्या सर सॉर्टिनो रेशियो भी डाउनसाइड रिस्क यूज करता है? यस, डाउनसाइड रिस्क यूज करता है. बट यहाँ पे लिखा है लोग इवैल्यूएट्स ओनली डाउनसाइड रिस्क. यस, वेयर एज सॉर्टिनो रेशियो यूजेस डाउनसाइड रिस्क, मतलब इवैल्यूएट्स डाउनसाइड रिस्क एज वेल एज यूजेस सेमी स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे रॉयस सेफ्टी फर्स्ट क्राइटेरिया बोला. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. An analyst examines 30 paired monthly returns for two stock index. मान लो दो स्टॉक इंडेक्स है, say S&P 500 and Nasdaq, to determine if the mean difference of the return is zero. बोलो सर उनका जो एवरेज रिटर्न है, मीन डिफरेंस ऑफ द रिटर्न इज जीरो, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द टी टेस्ट, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द टी टेस्ट, मीन डिफरेंस ऑफ द जीरो. हाइपोथेसिस चैप्टर से सर पूछ रहे हैं, सर जब अपने उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे ऑफ द टी टेस्ट क्या होगा? सर मेरा सैंपल कितना है? 30 n-1. इट्स वेरी इजी. n-1 30 - 1 29. उसको एजर में जाके चेक करो. मीन डिफरेंस ऑफ द रिटर्न अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कैसे निकालोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे? n-1 30 - 1 29. 28 29 58. ऑप्शन नंबर बी सबसे इजी क्वेश्चन आज का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. An analyst calculates the following statistic for a sample with 100 observations. n 100 है. फर्स्ट क्वार्टाइल 11, सेकंड क्वार्टाइल में 62, थर्ड क्वार्टाइल में 93, फोर्थ क्वार्टाइल में 359. दिस आर द वैल्यूज. पूछा क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू. इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलता है? क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टर 1, मतलब थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल. तो 93 - 11 कितना आएगा बताना? 93 - 11 82. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 82. नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ. सैम्पलिंग एरर क्या होता है? एक्स बार माइनस म्यू. सर म्यू मतलब क्या हो गया आपका? पॉपुलेशन. व्हाट इज म्यू? पॉपुलेशन. मान लो 1000 का पॉपुलेशन है, अब उसके अंदर में से अपने सैंपल्स निकाल रहे हैं और उन सैंपल का मीन जो आ रहा है x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, ऐसे ऐसे करके. इज इट फाइन? सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि सर x1 जो हमने निकाला है, मतलब x बार मान लो, x बार माइनस म्यू, उसके बीच का डिफरेंस. सर म्यू जिसको मेरे को टेस्ट करना है उसका सैंपल इज एक्चुअली व्हाट? x बार. उनके बीच का डिफरेंस इज व्हाट? सैम्पलिंग एरर. तो सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस between the observed value of a random variable and the respective statistic. statistic क्या हो गया यहाँ पे? x bar. random variable and its hypothesized value. statistic and the quantity it is intended to estimate. Well, it is the difference between the statistics, which is x bar, and the quantity it is intended to estimate, which is actually what? Population. Option number C is correct. Next, question number 10, last question. An analyst assumes that a company's future EPS will be either 2, 2.2 or 2.4. But analyst is expecting that in the coming year, future EPS will be, it can be either 2 or 2.2 or 2.4. If each scenario is equally likely, means the probability is 33%, 33.33, 33.33 and 33.33. Each scenario is equally likely. The variance into dollar of the company's future EPS is closest to. Variance निकालना है. सर कौन से चैप्टर से? प्रोबेबिलिटी. वेरिएंस कैसे निकलेगा? इफ यू हैव गिवन द प्रोबेबिलिटी. अगर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ तो आप कैसे निकालोगे? इज इट फाइन? सर सबसे पहले अपने ये वाला कंप्यूट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, फिर अपने ये वाला कंप्यूट करेंगे. तो सबसे पहले ये कंप्यूट कर लो. कैसे होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो 2 + 2.2 + 2.4 डिवाइड बाई 3. एवरेज ले लो, एवरेज ही तो निकालना है. तो 2 + 2.2 + 2.4 जो आया उसका होल स्क्वायर. प्लीज करिए. 2 + 2.2 + 2.4 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर.
4.84, 4.84। नेक्स्ट ई एक्स स्क्वायर, ये कैसे करना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर करना है अपने को, 2 2 जा 4 इंटू 0.333 प्लस 2.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.333 प्लस 2.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.333। इज इट फाइन? क्योंकि एक्स स्क्वायर करना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है। प्लीज करते हैं साथ में। 2 का होल स्क्वायर इंटू 0.333 प्लस 2.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.333 प्लस 2.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.333, 4.8635, 4.8635 माइनस कर लीजिए, माइनस 4.84, 0.0235, 0.0235 कितना आ रहा है? 0.03, 0.16, 0.20, 0.02 है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द क्लोजेस्ट, ऑप्शन नंबर ए के आसपास है। ठीक है, एक बार मैं ये सेकंड वाला चेक करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 0.03 से दूर है, बट होगा तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बट एक बार इसको जस्ट टू चेक दी एक्यूरेसी एक बार देखते हैं। तो 2 का होल स्क्वायर इंटू 0.3333 प्लस 2.2 का होल स्क्वायर इंटू 0.3333 प्लस 2.4 का होल स्क्वायर इंटू 0.3333, 4.866, 4.866 माइनस 4.84, 0.026, 0.026। ठीक है, 0.03 के आसपास है। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली अपने 0.33 ले रहा है, अब 0.3333 लेते जाएंगे तो अपने को एग्जैक्ट मैच कर जाएगा 0.03। इज इट फाइन? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। परफेक्ट। चलिए, आज अपना 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास के अंदर में अगेन वी विल टारगेट नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो वैसे अपना क्यूएम का टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले प्लीज रिवाइज करते जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए। तब तक टेक केयर गाइस।